नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक। इससे पहले हमने पोइट्स एंड पैनकेक का पहला पार्ट भी बना लिया है और जिन साथियों ने अभी पहले पार्ट को ना देखा हो, पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 देख लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी लंबा है और इसलिए इसे एक पार्ट में कर पाना संभव नहीं था। इसलिए इसके हमने 2 पार्ट रखे हुए हैं। हम इसके आगे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, हमने पेज नंबर 60 तक इसको पढ़ लिया था और 60 के बाद हम 61 पे स्टार्ट हो गए थे, जहां पर हमने बताया था कि मेकअप रूम में मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो ऑफिस बॉय था, वो ऑफिस बॉय डिपार्टमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट के सारे काम करने का काम करता था। यानी कि डिपार्टमेंट में जितने भी काम होते थे उनको करने का वो काम करता था, लेकिन वो एक ही व्यक्ति से नफरत करता था और वो था कोथामंगलम सुब्बू। सुब्बू उन सभी कार्यों को करता था जिन सभी कार्यों को कोई नहीं कर पाता था। मतलब फिल्म के ट्रेलर को बनाना, फिल्म में ऐसे ऐसे सीन को भी प्रस्तुत करना जो सीन किसी से ना हो रहे हो, उन सभी सीन को अलग अलग तरीके से कार्य करते हुए वो बताता था। साथ ही साथ अगर उनमें से भी कोई कार्य पसंद ना हो तो उसके अलावा भी वो अन्य भी विकल्प देते था। इसके अलावा भी सुब्बू बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके घर में काफी सारे लोग आते थे, रहते थे और चले जाते थे। वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी कमियां हुई हैं, जो भी समस्याएं हुई हैं, उन सभी समस्याओं का एक ही व्यक्ति दोषी है और वो है कोथामंगलम सुब्बू। हम यहां तक पढ़ चुके हैं। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of the writers and poets. लेखक कहते हैं कि कोथामंगलम सुब्बू वैसे तो बॉस के बहुत ही नजदीक रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी अटेंडेंस रोल के समय, यानी कि उसकी उपस्थिति के समय, वह स्टोरी डिपार्टमेंट के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता था। उसकी उपस्थिति जो होती थी वो किसमें होती थी? एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें स्टोरी लिखी जाती है। कंपेरिजिंग द लॉयर्स एंड द असेंबली ऑफ राइटर्स एंड द पोइट। इस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था और साथ ही साथ लेखकों और पोइट्स का एक असेंबली भी थी, एक ग्रुप भी था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज ए लीगल एडवाइजर। लॉयर को हम सब लोग उन दिनों जेमिनी स्टूडियो में लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता था, बट एवरीबडी रेफर्स टू हिम एज द ऑपोजिट। लेकिन जेमिनी स्टूडियो में हर कोई उस लॉयर को अपोजिट कह के संबोधित करते थे, विरोधी कह के बुलाते थे। द एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल once blew over on the set. While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actress pushed for a breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and played back the recording. तो एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से वाली लड़की भी थी। टेम्परामेंटल का, एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल का मतलब होता है बहुत अधिक क्रोधित लड़की थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो सेट पर एक ब्लू ओवर का मतलब होता है गुस्से में क्या है, जोर जोर से बोल रही थी, जोर जोर से गुस्सा हो रही थी, चीख रही थी। तभी हर कोई उसकी बात को सुनकर, उसके लहजे को सुनकर सब लोग स्तंभित थे। स्टंड का मतलब होता है स्तंभित थे सब लोग। लेकिन लॉयर ने चुपचाप ही
एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को स्टार्ट कर दिया। When the actress pushed for a breath, the lawyer said to her. कुछ समय के लिए जब एक्ट्रेस ने बीच में शांत रही, कुछ सांस लेने के लिए रुकी, तभी लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट कह के उसने जो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट था वो चालू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग ऑफ अनमेंशनेबल फाउल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स। अब इतनी स्थिति उसकी खराब थी, उसने अपने ही गुस्से की आवाज को सुना, और जब इस बात को सुना, शी वॉज हियर्ड द वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, शी वॉज स्टक डम। जब उसने उस अपनी ही आवाज को फिर से सुना साउंड इक्विपमेंट के थ्रू, तो बेचारी वो कुछ नहीं बोल सकी, स्टक डम हो गई, बिल्कुल बोलनी से गूंगी हो गई। A girl from the countryside, she had not gone through all the stages of the worldly experience that generally precede a position of importance and the sophistication that she had found herself catapulted into. वह लड़की जिसने क्या है चारों तरफ घूमी हुई थी, फ्री हुई थी, जिसने दुनिया के कई सारे वर्ल्डली एक्सपीरियंस को गेन किया था, लेकिन आज जैसे ही उसने अपनी आवाज को सुना, वो बेचारी स्टक डम हो गई, एकदम से गूंगी हो गई। अब वो किसी भी स्थिति में अपने कार्य करने में सक्षम नहीं रही, वो घबरा गई ज्यादा से ज्यादा। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। उस गुस्से के भाव को देखने के बाद उसे समझ में आया कि वो बहुत तेज चीखती है, चिल्लाती है, दूसरों को डांटती है। जब उसने उस चीज को महसूस किया तो वो फिर अपने गुस्से पर काबू, वो फिर लौटकर अपने एक्टिंग के कैरियर में वापस नहीं आ पाई। दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। और इसी के साथ उस एक्ट्रेस का, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का, सुंदर एक्ट्रेस का, उसका कैरियर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली बॉट अबाउट द सैड एंड। जो लीगल एडवाइजर स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य माना जाता था, उसने बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, उसने एक एक्ट्रेस के कैरियर का अंत कर दिया। While every other members of the department wore a kind of uniform. इसके अलावा एक और कारण था कि लीगल एडवाइजर को ऑपोजिट और कह के बुलाते थे। उसका कारण यह था कि जहां पर स्टोरी डिपार्टमेंट का हर एक सदस्य एक तरह की यूनिफॉर्म पहन के आता था। सभी लोग धोती कुर्ती, खादी धोती पहनते थे, स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सी टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट। सभी लोग कैसी पहनते थे? ओवरसाइज्ड, थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट पहनते थे। क्लम्सी टेलर्ड, टेलर के द्वारा सिली हुई व्हाइट खादी की शर्ट पहना करते थे। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मिल। लीगल एडवाइजर हमेशा क्या पहनता था? एक पैंट, टाई, शर्ट, कोट पहन के आता था, ब्लैक कोट पहन के आता था, जैसे प्रतीत होता जैसे कि कोट ऑफ मेल है, कोट ऑफ मेल की तरह काला कोट पहन के आता था। ऑफ्टन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ द कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। लेखक बताते हैं कि लीगल एडवाइजर जो था वो पूरे के पूरे ऑफिस में अकेला ही रहता था, अकेला रहता था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि वही अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉजिक के आधार पर चलता था। क्योंकि सारे के सारे जो राइटर्स होते हैं, पोइट होते हैं, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? पूर्ण लॉजिक नहीं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि राइटर्स जो होते हैं उनकी सारी कहानियां, सारी कविताएं सब कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं, फिक्शन से घिरी हुई होती हैं और उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। लेकिन ये एक लॉजिक वाला व्यक्ति था, तो जब भी ये उनसे बात किया करता था, जब भी उसकी उनसे बातें होती थी, तो क्या होता था कि वो उनके साथ तथ्यात्मक बातें करना चाहता था, लेकिन लेखक जो होते थे उनके पास फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती थी। नेचुरल मैन इन द असेंबली ऑफ द गांधीटीज एंड खादीटीज। लेखक बताते हैं कि गांधीटीज और खादीटीज के बीच में एक न्यूट्रल व्यक्ति था। कौन? लीगल एडवाइजर। गांधीटीज कौन व्यक्ति होते हैं? जो गांधी को मानने वाले व्यक्ति थे, उन्हें गांधीटीज बोला गया था।
और जो केवल खादी कपड़े पहनते हैं उन्हें खादी टीज बोलते हैं। आइए हम आगे पढ़ने वाले हैं। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वाज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, एंड दो a lot of rock stock and pancakes were used on it, not much come of the film। तो जो भी like so many of those, उसी प्रकार से जितने भी लोग बॉस के नजदीकी होते थे उन सभी बॉस को, उन सभी लोगों को फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए मिलते थे, और उन्हें जितना भी रॉ मटेरियल लगता था, जितना भी स्टॉक होता था पैनकेक वगैरह का, जितना भी मेकअप मैन का मेकअप का जितना भी आइटम का यूज होता था, सारे के सारे जेमिनी स्टूडियो से उन्हें प्रोवाइड कराया जाता था। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एंड दिस वाज द परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, और इसलिए यही एक घटना हुई जो घटना ने जेमिनी स्टूडियो में लॉयर की पोस्ट को खत्म कर दिया। और साथ ही साथ वो इसलिए कह दिया क्योंकि एस.एस. वासन जी ने सभी पोइट से ये कह दिया कि आप सब लोग घर जा सकते हैं और अपना अपना काम क्या है घर से कर सकते हैं। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हंट ऑफ द पोइट्स लाइक द एस.डी.एस. योगियर, शंगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जेमिनी स्टूडियो उन दिनों एस.डी.एस. योगीकर, शंगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे लोगों का बहुत ही पसंदीदा स्थान हुआ करता था। It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day and of most part of the night। एक ऐसा समय था उस समय जहां पर मेस रात भर खुला हुआ होता था, जहां पर खाने के साथ साथ कॉफी दिन के समय और ज्यादातर रात के आधी रात के समय तक कॉफी पीने के लिए मिल जाती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibitions and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। उन दिनों की ये बातें उन दिनों की हैं जब कांग्रेस का भारत पर शासन था, और कांग्रेस के शासन के साथ साथ प्रतिबंध भी लगते जा रहे थे और साथ ही साथ चाय पे चर्चा भी होती जा रही थी। और उस समय कोई ज्यादा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं थी, बल्कि लेखक जो थे वो सभी लोग कहाँ पे आके बैठते थे, मेस में आके बैठते थे और वहां पर अपनी अपनी गप्पे मारने का कार्य करते थे और मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। Bearing the office boy and a couple of clerks, everybody else of the studio, radiant leisure, a prerequisite for poetry। तो जितने भी ऑफिस बॉय होते थे जेमिनी स्टूडियो में, जितने भी क्लर्क होते थे, वो सारे के सारे वहीं पर आके जेमिनी स्टूडियो के मेस में आके खाली समय में बैठ जाया करते थे और वहां पर आनंद उठाते थे कविताओं का, जो कि वहां पर आने वाले कवि के द्वारा सुनाई जाती थी। मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी एंड वर्शिप गांधी जी, बट बियॉन्ड that they had nor the faintest appreciation for political throw of any kind। ज्यादातर लोग जो थे जेमिनी स्टूडियो में खादी के कपड़े पहनते थे और गांधी जी की पूजा किया करते थे, लेकिन उनका कहीं तक दूर दराज तक कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन था ही नहीं, उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था, वे सभी लोग अलग ही रहते थे। दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। ये सभी लोग, एवर्स का मतलब होता है विरोध करना या दूर रहना, तो ये सभी लोग एक शब्द कम्युनिज्म से दूर रहते थे हमेशा। कम्युनिज्म का मतलब होता है मार्क्सवाद। अ कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल्स और कैजुअल लव्स। एक कम्युनिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता। गॉडलेस मैन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई नहीं होता, वो किसी की नहीं सुनता, ना किसी की बात मानता है, उसका किसी से भी कोई भी प्रेम नहीं होता। He had no conceptions about killing of her own parents and his children। वह अपने अपने माता पिता और अपने बच्चों को भी कत्ल करने से नहीं हिचकिचाता है। He was always out cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। वह हमेशा उसी के कारण वो क्या रहता है, वो अपने कारण से क्या है, अपने चारों तरफ अनरेस्ट रखता है, अशांति फैलाए रखता है
अहिंसा फैलाए रखता है और उन बेचारे मासूम लोगों के बीच में और उन बेचारे निर्दोष लोगों के बीच में अशांति फैलाता है, हिंसा करने का कार्य करता है, लोगों को मारने का, उनको कत्ल करने का कार्य करता है। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also, उसी प्रकार के कुछ तथ्य साउथ इंडिया में भी घूम रहे थे। Naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of the Gemini studios, और उसी के साथ में जेमिनी स्टूडियो में भी जो खादी क्लैड पोइट्स थे उनके भी मन में कम्युनिज्म के प्रति विचार थे, जिनको वो कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करते थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थ कमिंग, जो भी तथ्य थे, जो भी सबूत थे, वो सारे के सारे जल्दी जल्दी आने वाले थे। तभी क्या हुआ, व्हेन फ्रैंक विचमैन मोरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952। देखा, कहते हैं ये करीबन 1952 की बात होगी मद्रास में, तब एक फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी अपने 2 मजबूत कदकाठी वाले लोगों के साथ उपस्थित हुई। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। लेखक बताते हैं कि उन्हें जेमिनी स्टूडियो के अलावा कोई दूसरा वार्मर होस्ट मिला ही नहीं, एक अच्छा होस्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? Someone called the group an international circus। कोई कोई उसे क्या कहता था? इंटरनेशनल सर्कस के ग्रुप के नाम से बुलाता था। They were not very good on the trapeze and their acquaintances with the animals was only the dinner table। लेखक बताते हैं कि वे लोग जो सर्कस के रूप में वो चलाते थे, वो एक तरह से अच्छे ट्रेपेज में अच्छे नहीं थे। ट्रेपेज का मतलब होता है, आप लोगों ने सर्कस वगैरह देखा हो तो टेंट के ऊपर के हिस्से पे क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर 2 लोग खड़े होते हैं और झूल झूल कर एक स्थान से दूसरे स्थान क्या है पहुंचते हैं, इसको हम ट्रेपेज बोलते हैं। तो ट्रेपेज जो है वो ट्रेपेज में इतने अच्छे नहीं थे और ना ही जानवरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा था, लेकिन जानवरों के साथ उनका व्यवहार केवल एक ही स्थान पर बढ़िया होता था और वो होता था उनकी डिनर टेबल पर। यानी कि वो सभी लोग मांसाहारी थे और अच्छी तरह से मांस खाते थे। दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर देयर जोथम वैली एंड फॉरगेटन फैक्टर। वो 2 नाटक बहुत ही शानदार तरीके से निभाते थे, जिसमें से था एक जोथम वैली और फॉरगेटन फैक्टर, दोनों नाटक थे। ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city। तो वो अपने जो नाटक थे, वो नाटक मद्रास में और मद्रास के बाहर भी कई सारे क्षेत्रों में वो उन दोनों नाटकों को फिल्माते थे और उनके साथ साथ जो क्षेत्रीय लोग होते थे वो भी उनके साथ कार्य करते थे। The other citizen of the city, the Gemini studio of 600 saw the plays over and over again। शहर के कई सारे नागरिक और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले 600 लोग इस नाटकों को बार बार देखा करते थे। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। तो इनके द्वारा जो नाटक किए जाते थे, उनके जो संदेश होते थे बिल्कुल सादा सिंपल होते थे, लोगों से भाईचारे की भावना के प्रति रखते थे। बट द सेट एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेटेड। लेकिन उनके जो कपड़े थे और उनके सेट थे वो एक फर्स्ट रेटेड थे, यानी कि उनके कपड़े बहुत शानदार थे, साथ ही साथ कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा था। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज had a scene of the sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage, a white background curtains and a tune play into the flute on the flute। तो तमिल और मद्रास ड्रामा जो कम्युनिटी थी वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। किससे? किससे? MRA के नाटकों से। कौन कौन से नाटक? जोथम वैली एंड फॉरगेटन फैक्टर। इनसे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जितने भी अपने नाटक हुए उन सभी नाटकों में सनराइज और सनसेट उसी प्रकार से दर्शाया जिस प्रकार से जोथम वैली नाटक में दर्शाया जाता था। और उनके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड पर कर्टेन पर क्या है, बांसुरी की बजती हुई धुन को बड़ी सुंदर तरीके से बजाया जाता था, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जोथम वैली में बजाया जाता था। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement of international communism and big boss of the Madras like Mr. Vasan simply played into their hands। कुछ सालों के बाद मुझे यह पता चला कि MRA जो था, मोरल रीआर्मामेंट जो आर्मी थी, वो
काउंटर मूवमेंट था किसका? इंटरनेशनल कम्युनिज्म का। इंटरनेशनल कम्युनिज्म का काउंटर मूवमेंट, काउंटर इसका मतलब उसका विरोधी। और बिग बॉस जो थे मद्रास में मिस्टर बासन की तरह, वो सभी क्या कर रहे थे? इनके हाथों की तरह ये सारी घटनाएं चल रही थी। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट देयर नीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमाइंड द सेम। लेखक कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमआरए और नॉन एमआरए कोई भी हो उसका कोई प्रभाव पड़ा हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे बिग बॉस मिस्टर एस वासन पर इसका कोई बदलाव नहीं था, कोई चेंजेस नहीं था। लेखक बताते हैं कि एमआरए और नो एमआरए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे कोई भी हो, चाहे नेशनल कम्युनिज्म हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो, चाहे नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं था। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities. Gemini Studio के लोगों को उन 200 लोगों के अवगत करने में जो अलग अलग रंग भेद से थे, अलग अलग साइज के लोग थे, जो करीबन करीबन 20 देशों से आए हुए थे, उनका स्वागत करने में उन्हें बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। It was such a change from the usual collections of crowd players waiting to be slapped with thick layers of the makeup by the office boy in the makeup department. ये थोड़ा सा बदलाव भी था, क्योंकि इतने सालों से एक ही कार्य पे काम कर रहे सब लोग, जो कि सभी की सभी मेकअप डिपार्टमेंट वाले मेकअप कर रहे थे, जितनी भी भीड़ थी उनके चेहरे पर बिना बात के मेकअप लगाने का कार्य कर रहे थे। आज उसके लिए थोड़ा सा बदलाव था और इसलिए सबको अच्छा लगा कि कोई उनके यहाँ पर आया हुआ है और उसके साथ उन्होंने खाली समय अपना व्यतीत किया। A few months later, the telephone lines of the big boss of Madras buzzed, and once again we at the Gemini Studio cleared a whole shooting stage of welcome another visitors. कुछ महीनों के बाद हमारे बिग बॉस के टेलीफोन की घंटी फिर से बजती है और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो को यह क्लियर किया जाता है कि उनके यहाँ पर कोई एक और विजिटर घूमने के लिए आने वाला है। All they said was that he was a poet from England. सभी लोग कहते थे अरे वो कोई नहीं, वो इंग्लैंड से आने वाला कोई पोइट है। The only poet from England the simple Gemini Studio knew or heard of was Woodworth or Tennyson. ज्यादातर जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों को इंग्लैंड के कुछ एक या दो ही राइटर्स के बारे में पता था, पोइट के बारे में पता था, और वो थे वुडवर्थ और टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू द ऑफ कीट्स, शैली एंड बैरन, और थोड़े से जो पढ़े लिखे थे वो उन्हें क्या है कुछ और लोगों को भी जानते थे, जैसे कीट, शैली और बैरन को भी जानते थे। एंड वन एंड टू माइट हैव faintly come to know of someone by the name Eliot। और ऐसे जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों के परिवार में ऐसे एक दो ही ऐसे बंदे थे जो क्या है एलियट के नाम से भी किसी को जानते थे। Who was the poet visiting the Gemini Studio now? अब सब लोग यही सोच रहे थे, सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. तो कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, वैसा लगता है वो पोइट नहीं है, वो कौन है, एक एडिटर है, क्योंकि बिग बॉस जो है उसे बहुत बड़ा बिग रिसेप्शन देने वाले हैं, बहुत बड़ी अवगत करने वाले हैं। एस वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन। एस वासन भी एक एडिटर थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे एडिटर को अपने यहाँ पर स्वागत करने में बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए उसे बिग वेलकम दे रहे थे। लेखक कहता है he was not the editor of any of the known name of the British publication in Madras। तो लेखक कहता है कि भाई जितने भी हमने पब्लिकेशन में, जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास में प्रकाशित होते थे, उनमें से कोई भी एडिटर वहां पर नहीं था, वह उनमें से नहीं था। That is those known at the Gemini Studio, since the top men of the Hindu were talking the initiative and surmise with the poet with the editor of the Daily, but not the Manchester Guardian or the London Times। लेकिन कुछ लोगों को मानना होता था कि भाई हिंदू समाचार पत्र के जो संपादक हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनका मानना है कि कौन आने वाला है, शायद मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स के कोई पोइट आने वाले हैं या एडिटर आने वाले हैं।
that was all that even the most well informed known us knew. तो ये सब लोग क्या है, हम सब लोग सोच ही रहे थे कि कैसे पता किया जाए, कैसे पता किया जाए कि कौन आ रहा है, किस ऐसे इसके बारे में कैसे पता करें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived. लेखक बताते हैं कि आखिर में वह दिन भी आया जब उस एडिटर या पोइट के आना हुआ. तो करीबन शाम के 4 बजे, दोपहर के 4 बजे वो पोइट और एडिटर जो भी हैं वो आए. ही वॉज ए टॉल मैन, वेरी इंग्लिश. वो कैसा था व्यक्ति था, एक लंबा और अच्छा अंग्रेजी था. वेरी सीरियस एंड कोर्स वेरी नॉन ऑल ऑफ अस. और उसको देखने के बाद सबको पता चल गया कि वो कौन था, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये बंदा कौन है. बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडेस्टेंट्स फैन ऑन द शूटिंग स्टेज. और उसके लिए हाफ अ डजन यानी कि 6 से ज़्यादा पंखे स्टेज पर लगाए गए थे उसको हवा लगाने के लिए. द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. हमारे मालिक ने एक लंबा सा स्पीच उनके लिए दिया. ऐसा उनके स्पीच से ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे मालिक उसको अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, इसलिए उनके लिए काफी सारा लंबा स्पीच दे दिया. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. काफी लंबा भाषण था और काफी लंबे भाषण में भी साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हम सब लोगों में से ज्यादातर लोगों को 2 ही शब्द समझ में आए थे, वो थे फ्रीडम और डेमोक्रेसी. देन द पोइट स्पोक. फिर उसके बाद एक पोइट ने बोलना, उस पोइट ने बोलना शुरुआत किया. He could not have addressed a more judged and silenced audience. लेखक बताते हैं कि जैसे उस पोइट ने बोलना शुरुआत किया तो मेरे ख्याल से उसे इतना ज्यादा सोई हुई शांत ऑडियंस कभी नहीं प्राप्त हुई होगी जैसे कि आज उसे प्राप्त हुई है. नो वन न्यू व्हाट ही वॉज टॉकिंग. कोई नहीं जानता कि वह क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, है ना. अटेम्प्ट द अंडरस्टैंड्स. कोई नहीं जानता था कि वह क्या बोल रहा है. अबाउट हिज एसेंट डिफीट इन एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि उसके बोलने की जो शैली थी वो शैली बिल्कुल अलग थी और उसको क्या है कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है. What he was saying, the whole thing lasted about an hour. किसी को कुछ नहीं पता. 1 घंटे तक भाषण चला. 1 घंटे तक भाषण चलने पर भी किसी को एक कोई समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोइट बोल क्या रहा है, किसके ऊपर बोल रहा है. Then the poet left and we all despised the utter bluffment. हम सब लोग जैसे उसके जाने के बाद हम सब लोग भड़के हुए बैठे हुए थे और सोच रहे थे व्हाट आर वी डूइंग. हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं. What is an English poet doing in the film studio which makes Tamil films for the simplest short and people. अब लिखा कहता है कि ये इंग्लिश व्यक्ति, इंग्लिश पोइट आया ही क्यों है. आया और इंग्लिश में इसने भाषण दे दिया और किसी को कुछ समझ में नहीं आया. ऐसे स्थान पर जहां पर तमिल फिल्में बनाई जाती हैं और वहां किसके लिए, साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाई जाती हैं और तमिल फिल्में साधारण लोगों के लिए ही थी. People whose live least affords them the possibility of the cultivating a taste of English poet. हमारे कुछ लोग जो थे, जो लोग हल्की फुल्की अंग्रेजी बोलना भी जानते थे, थोड़ी बहुत कविता लिखना भी जानते थे, उन्होंने अपने आप को इसके लायक भी बनाया था. The poet looked pretty baffled too, है ना, for he must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrill and travels of the English poets. लेखक बताते हैं कि हम सब लोगों के साथ साथ वह पोइट जो था वो भी क्या है, वफेल्ड दिखाई दे रहा था. वो भी भड़का हुआ सा लग रहा था, घबराया हुआ सा लग रहा था. क्यों? क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो श्रोता है वो श्रोता उसके लिए सूटेबल नहीं है. इनसिक्योरिटी का मतलब होता है अनसूटेबल. क्योंकि उसने जो भी बातें की, जो भी थ्रिल्स या ट्रेवल्स की बातें की थी, वो सारी की सारी यहाँ के लोगों के लिए कैसी थी, अनजान थी. His visit remained unexplained mystery. लेखक बताते हैं कि उस पोइट और एडिटर की जो यात्रा थी हम सब के लिए
अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गई, अनसुलझा रहस्य बन के रह गया। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड may not admit it, but my convictions grow stronger day by after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of a genius। यहाँ से थोड़ी कहानी बदल जाती है। यहाँ से फिर उसके बाद लेखक बताते हैं कि भाई कि दुनिया के महान से महान प्रोज राइटर जो हों वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा दिन प्रतिदिन ऐसा मानना है कि प्रोज राइटिंग करना किसी भी जीनियस के बस की बात नहीं है। जीनियस लोग ऐसे कर ही नहीं सकते प्रोज राइटिंग को। इट इज फॉर द पेशेंट। उसके लिए क्या चाहिए? प्रोज राइटिंग करने के लिए पेशेंस की आवश्यकता है, परसिस्टेंस की आवश्यकता है, प्रिजर्विंग की आवश्यकता है, ड्रज की आवश्यकता है। विद ए हार्ट नो सो शंकन्स दैट नथिंग्स कैन ब्रेक इट। इतना मजबूत हृदय चाहिए इस मजबूत हृदय को कोई तोड़ भी ना सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग ऑफ हिम। ऐसा व्यक्ति ही क्या लिख सकता है? ऐसा व्यक्ति ही प्रोज लिख सकता है जिसके लिए रिजेक्शन का कोई अर्थ ना निकलता हो। रिजेक्शन स्लिप अगर किसी ने रिजेक्ट कर भी दिया है तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़े उस पर। इस प्रकार से वो उसे चाहिए कि वही एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, एक लेखक जो होता है, उसे इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। He at once set about the making of a fresh copy of a long prose piece and set it on the another editor enclosing postage for the return of the manuscript। लेखक कहते हैं कि उस व्यक्ति को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह एक नई कॉपी के साथ किसी दूसरे स्थान पर वह फिर से पहुंच जाए और फिर से पहुंचा दे, और उसके साथ क्या करे? एक और एडिटर को अपनी कहानी पहुंचाए और उसके साथ क्या करे? एनक्लोजिंग पोस्टेज ऑफ द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। और उसमें ये भी एक पोस्टेज में लिख के कार्ड भी लिख के डाले, जिससे क्या हो जाए? उसमें ये लिख के दिए कि अगर आपको कहानी मेरी पसंद आए तो मेरी कहानी फला फला पते पर इसको रिटर्न कर दीजिए। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई कहानी, मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट को वो वापस पहुंचा दे। It was for such peoples the Hindu had published a tiny announcement in the insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name of Encounter। और इन्हीं सभी समय पर मैंने उस समय क्या देखा? हिंदू समाचार पत्र में एक सिग्निफिकेंट कॉर्नर में, एक अनइम्पोर्टेंट पेज पर क्या देखा? एक अनाउंसमेंट छपा हुआ था। उस अनाउंसमेंट में एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट के बारे में बताया गया था कि ब्रिटिश पीरियडिकल जिसका नाम है द एनकाउंटर, उसने एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। और अब मैंने उस को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए? इसमें भाग लेना चाहिए। हाँ, The encounter was not a known commodity among the Gemini literally। The encounter नाम की जो पत्रिका थी, एनकाउंटर नामक जो पब्लिकेशन था, वह जेमिनी स्टूडियो में इतना प्रचलित नहीं था। I wanted to get an idea for the periodical before I spent a considerable sum of the postage sending the manuscript। मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजने से पहले, उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने से पहले मैंने विचार किया कि पहले हमें इस एनकाउंटर नाम की पत्रिका के बारे में थोड़ी सी खोजबीन करना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि कैसी है कैसी नहीं, जो कि इंग्लैंड से है। इन दोज डेज ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद इन नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू द फॉरबिडन एरिया। उन दिनों की बात है, उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो थी उसका एंट्रेंस इतना लंबा नहीं था और ना ही इतने साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए थे जितने आज लगे हुए होते। तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे महसूस हुआ कि किसी भूले हुए एरिया में आ गया हूँ। एंड देयर वर द कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज ऑफ द फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटचेबल बाय द राइट रीडर्स। वहां पर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी अलग भूले हुए एरिया में प्रवेश कर गया हूँ। वहां पर जाने के बाद मैंने देखा कि वहां पर जमीन पर एनकाउंटर नामक पत्रिका की कई सारी फ्रेश कॉपी डली हुई है, जिसको कई सारे लेखकों ने, श्रोताओं ने
और पढ़ने वाले लोगों ने उनको छुआ भी नहीं। When I read the editor name, I heard a bell ring in my shrunken heart. जैसे ही मैंने द एनकाउंटर नाम की पत्रिका के एडिटर का नाम पढ़ा, वैसे ही मेरे दिल में घंटियां बजना शुरू हो गई। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। मुझे फिर से याद आ गया, अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही पोएट है जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई संग अ सॉन्ग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट ऑफ हिज एड्रेस। मुझे अपनी कहानी भेजते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा मेले में खोया हुआ भाई मिल गया हो, और मेरे हृदय में क्या है, वही गाने बज रहे थे जैसे कि बजते हैं। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके भी हृदय में वही गाने बज रहे होंगे जिस प्रकार से मेरे हृदय में गाने वही गाना बज रहा होगा जिस प्रकार से मेरे हृदय में गाने बज रहे। आप लोगों ने फिल्में वगैरह देखी होंगी। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ द इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द पोएम। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जहां पर फिल्म के शुरुआत में और फिल्म के अंत में एक ही गाना बजता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है। वही गाना मेरे मन में भी बज रहा था और मैं सोच रहा था कि अरे ये तो वही पोइट है जो पोइट हमारे स्टूडियो में घूमने के लिए आया था, और ये तो हमारा चिरपरिचित व्यक्ति है। अब तो मैं इस कॉन्टेस्ट को जरूर ही जीत जाऊंगा। उसमें स्टीफन स्पेंडर दैट वाज हिज नेम। उस इनकाउंटर नाम की पत्रिका का लेखक जो था वो कौन था? स्टीफन स्पेंडर था। And years later, when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money. फिर कुछ कई सालों के बाद जब मैंने जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया, फिर उसके बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं था और ना ही मेरे पास क्या समय तो था लेकिन इतना पैसा नहीं था। Anything at a reduced price attract my attention. और जब कोई पैसा नहीं होता तो हर एक व्यक्ति को कम दाम अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। On the footpath in the front of Madras Mount Road or post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. उस समय क्या था कि मद्रास माउंट रोड ऑफिस के सामने किताबों का एक ढेर लगा हुआ था और वे सारी की सारी किताबें 50 पैसे प्रति किताब के हिसाब से बिच रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक। वास्तव में वे सारी किताबें जो थी वो समान सेम किताबें थी, एक ही तरह की किताबें थी सारी की सारी। एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन। सारी की सारी किताबें जो थी अमेरिकन ऑरिजिन से बिलोंग करती थी। स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट्स एडिशन, क्योंकि उसको स्पेशल लो प्राइज किया गया था स्टूडेंट एडिशन के लिए, इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ऐसा इसलिए था क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के 50 साल पूरे हो गए थे, इसलिए उस पुस्तक को छापा गया था। I paid 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक। मैंने 50 पैसे चुकाए और 50 पैसे चुकाने के बाद उनमें से एक कॉपी मैंने किताब की ले ली। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फील्ड। 6 eminent men of the letters in the 6 separate essays described their journey into the communism. उस किताब में 6 प्रसिद्ध लेखकों के पत्र लिखे हुए थे, उसमें निबंध लिखे हुए थे और 6 अलग अलग राइटर्स के अपने अपने निबंध थे। और उसमें क्या था? देयर जर्नीज इनटू द कम्युनिज्म एंड डिसोल्यूशन रिटर्न। उनकी यात्रा, कम्युनिज्म में उनकी यात्रा और उससे डिसोल्यूशन होने के बाद उनकी वापसी। उसमें कौन कौन था? आंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो स्टेलिनो, आर्थर कैस्टोलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। उसमें इन सभी राइटर्स के नाम थे। स्टीफन स्पेंडर, जैसे ही मैंने इस नाम को पढ़ा, सडनली द बुक अस्यूम्ड ट्रेमेंडस। जैसे ही मैंने इस नाम को पढ़ा वैसे ही ये किताब मेरे लिए विशेष बन गई थी। उसमें लिखा हुई घटना जो थी मेरे लिए विशेष घटना बन के आई थी। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर वही व्यक्ति था जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में घूमने के लिए आया हुआ था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड इट lit up by the hazy illuminations. उसी क्षण मेरे मन में एक विचार आया, अरे
इसने जो वहां पर भाषण दिया था, इस भाषण के अब पर्दे हटने शुरू हो गए थे। द रिएक्शन ऑफ द स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब लेखक बताते हैं कि उनका स्टीफन स्पेंडर का जो भाषण था, वह भाषण और उनका वहां पर आना था और उनका वहां पर रिएक्शन जो था, अब मेरे लिए रहस्य नहीं रहा था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर स्पीच पोइट्रीज। उसी प्रकार से जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, उनका भी स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था। बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उनकी किताब गॉड दैट फेल्ड से जरूर नाता था। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 6 हुआ कंप्लीट। आप सबको उम्मीद है समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दें, बताएं कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।